अब हम लोग को देखना है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। चलिए, ये मैंने कोई स्फेरिकल सरफेस बना लिया, ठीक है, कोई स्फेरिकल सरफेस मैंने यहाँ पर बना लिया। देखिए मैं डायग्राम बना दूं जरा। ये इसकी हमने मान ली क्या है, एक्सिस है, ठीक। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखी है ओ। ये स्फेरिकल सरफेस का मतलब समझिएगा, जैसे ये आपने लेंस देखा है ना, इस लेंस का मैंने एक पोर्शन है ले लिया है। ये इस लेंस का क्या है, ये एक पोर्शन है। यहां से लाइट रे चली, यहां से लाइट रे चली, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, मतलब इस तरफ का, और इस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 है। अब ये लाइट रे क्या होगी आपकी, रिफ्रैक्ट होगी। मान लिया कि ये लाइट रे रिफ्रैक्ट होकर यहां पहुंची, जहां ये लाइट रे पहुंचेगी वहां क्या बनेगी, इसकी इमेज। ध्यान दीजिएगा, इमेज बनाने के लिए कम से कम दो लाइट रे चाहिए। तो एक लाइट रे ऐसे गई और एक लाइट रे सीधी गई। आपको याद होगा कि जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो बिना डेविएट हुए चली जाती है। तो ये लाइट रे बिना डेविएट हुए चली गई और यहां मिली, तो यहां क्या बनी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज। अगर मैं इस सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ करूं, ये इस सरफेस पर मैंने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया, तो देखिए नॉर्मल से जो ये एंगल है ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल के साथ जो ये एंगल है ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। होगा कि नहीं होगा। इस एंगल को मान रहे हैं अल्फा, इस एंगल को मान रहे हैं बीटा, और इस एंगल को मान रहे हैं गामा। सही है, नामकरण कर दीजिए। नामकरण इसका ओ हो चुका है, इसका आई, इसका सी, इसका सी, और इस पॉइंट का दे दीजिए एम। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, ये एम, और ये पॉइंट बचा, इसका नाम दे दीजिए पी। ठीक है, चलिए अब देखिए करना क्या है हम लोगों को। ट्राइंगल ले लीजिए, कौन सा, ओ पी एम, ट्राइंगल ओ पी एम। इस ट्राइंगल में देखिए, किसमें किसमें, ओ पी एम, ये ट्राइंगल है। ओपीएम लेंगे, ओपीसी ले लीजिए, हाँ ओपीसी लेना है, सॉरी, ओपीसी। ये जो ट्राइंगल है देख रहे हैं, ओपीसी, जिसके अंदर एक अल्फा एंगल है, एक बीटा एंगल है कि नहीं। इस ट्राइंगल में जो आई है वो कैसा है, एक्सटीरियर एंगल। आई इज एक्सटीरियर एंगल। क्या है ये, बाह्य कोण। आप जानते हैं कि जो बाह्य कोण होता है वो सुदूर स्थित अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट साइड इंटीरियर एंगल। तो यानी कि मैं लिख सकता हूं आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, लिख सकते हैं। यस सर। अब ट्राइंगल ले लीजिए, अब ट्राइंगल लीजिए पीसीआई, ट्राइंगल पीसीआई। इसमें जो बीटा है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल। तो लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा। यहां से अगर आर की वैल्यू निकालें तो हो जाएगी बीटा माइनस गामा, इक्वेशन नंबर 2। सही है। अब इस पॉइंट पर लगाना है हमको स्नेल्स लॉ। क्या लगाना है, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ एट पॉइंट पी क्या कहता है स्नेल्स लॉ, जिस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी तरफ का एंगल, जिस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी तरफ का एंगल। एंगल को मान लेंगे छोटा है तो क्या हो जाएगा, μ1 आई इज इक्वल टू μ2 आर। आई की वैल्यू यहां से उठाइए, तो μ1 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू μ2 बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा। इतना आ गया। अब हमें करना ये है, चलिए इसको जरा मल्टीप्लाई करा दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, μ1 अल्फा प्लस μ1 बीटा μ2 बीटा माइनस μ2 गामा। ठीक है, चलिए देखिए अल्फा और ये गामा, तो μ1 अल्फा प्लस μ2 गामा इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाइए, तो μ2 बीटा माइनस μ1 बीटा, तो μ2 माइनस μ1, और क्या आ गया, बीटा। नीचे दिख रहा है, यस सर। यस सर। इक्वेशन ये 3 हो गई। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको अल्फा बीटा गामा को रिप्लेस करना है। क्या करना है, अल्फा बीटा गामा को आपको
रिप्लेस करना है। तो अल्फा बीटा गामा को रिप्लेस करने के लिए हम लोग देखिए क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। आप जानते हैं कि सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को दिखाते हैं u से, सेंटर से इमेज तक की डिस्टेंस को दिखाते हैं किससे, v से, और सेंटर से कहां की डिस्टेंस को, ये जो आपका c है ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस सर। अब देखिए एक बार ले लीजिए ये वाला ट्रायंगल, कौन सा, OPM, ट्रायंगल OPM, इसमें लगाइए tan अल्फा, tan अल्फा को मानेंगे अल्फा के बराबर, अल्फा अगर बहुत छोटा हो तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो PM अपॉन बेस। अब देखिए दो डिस्टेंस ऐसी हैं जिनको आप राइट हैंड साइड पर यानी कि पॉजिटिव एक्स पर मेजर कर रहे हैं, और एक डिस्टेंस ऐसी है जिसको आप निगेटिव एक्स पे मेजर कर रहे हैं, तो निगेटिव वाली को क्या ले लीजिए, निगेटिव ले लीजिए। फिर लगाइए दूसरे वाले ट्रायंगल में, किसमें, PMC में, PMC में, तो ट्रायंगल PMC में लगाइए tan बीटा इज इक्वल टू बीटा, देखिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि PM अपॉन बेस कितना है, R। फिर लगाइए ट्रायंगल PMI, PMI में tan गामा क्या हो जाएगा, PM डिवाइड बाई V, ठीक है। अब इन तीनों की वैल्यू किसकी, ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू उठाकर यहां रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए μ1 अल्फा कितना है, PM बाई माइनस U, प्लस μ2 गामा कितना है, PM बाई V, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1 बीटा, बीटा कहां गया, बीटा ये है PM बटे R। तो देखिए PM 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 कैंसिल, ये पॉजिटिव को पहले लिख लीजिए, तो μ2 बाई V माइनस μ1 बटे U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटे R। ये फॉर्मूला है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। अब देखिए ये फॉर्मूला जो है कुछ किताबें दो तरीके से लिख देती हैं, क्या लिख देती हैं कि जब डेंसर से रेयर जाएगी तो ये फॉर्मूला लगा लीजिए, जब रेयर से डेंसर जाएगी तो μ1 μ2 को रिप्लेस कर दीजिए। आप ऐसा कुछ ना याद रखिए, आप केवल ये याद रखिए, केवल ये फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले में आपको ये याद रखना है कि μ1 वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वहां का जहां से लाइट रे जा रही है। देखिए μ1 से जा रही है और μ2 में जा रही है, μ1 जहां से लाइट जा रही है, दो दो फॉर्मूले याद करेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। μ2 जहां पर लाइट जा रही है, जैसे कहे एयर से गई ग्लास में, तो एयर क्या हो गया μ1 और ग्लास क्या हो गया μ2। कहे ग्लास से गई एयर में, तो ग्लास क्या हो गया μ1 और एयर क्या हो गई μ2। एक ही फॉर्मूला याद रखिएगा, μ1 वो है जहां से जा रही है, μ2 वो है जहां को जा रही है, ठीक है ना। अब देखिए एक स्फेरिकल सरफेस के लिए हमने देख लिया, अब हम देखेंगे किसके लिए, लेंस मेकर फॉर्मूले के लिए। तो लेंस मेकर फॉर्मूले में क्या है, एक स्फेरिकल सरफेस ये है और एक स्फेरिकल सरफेस ये है, तो वहां पर कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। जब दो हो जाएंगे तो बन जाएगा लेंस। लेंस क्या है, दो स्फेरिकल सरफेस को मिलाकर क्या बनता है, लेंस बनता है। तो जैसे ही दो स्फेरिकल सरफेस हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा लेंस बन जाएगा, और फिर वहीं से क्या निकल के आने वाला है, लेंस मेकर फॉर्मूला। चैप्टर बहुत बड़ा है, बताओ दो क्लास में खत्म करना बहुत असंभव काम है, ऊपर से जब क्लास का माहौल जो है इतना भयंकर हो, गर्मी की वजह से हालत खराब है। अभी इसमें प्रिज्म बचा है, फिर इसके बाद इसमें स्कैटरिंग बची है, स्कैटरिंग के बाद इसमें माइक्रोस्कोप है, फिर उसके बाद टेलीस्कोप है, फिर उसके बाद क्वेश्चंस भी हैं। यस सर। देखिए लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स, लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स falls on, light from a point source, light from a point source in air falls on a
light from a point source in air falls on a spherical glass surface, spherical glass surface, ग्लास सरफेस के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा म्यू इज इक्वल टू 1.5, falls on a spherical glass surface ब्रैकेट में म्यू इज इक्वल टू 1.5 एंड r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, इसी में लिख लीजिएगा एंड r इज इक्वल टू 20, मतलब जिस स्फेरिकल सरफेस की बात की जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दी हुई है। फुल स्टॉप लगाइएगा। यहां तक क्वेश्चन नोट हो गया है सबका? Yes, sir. फिर से बोल देता हूं एक बार, लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इन एयर falls on a spherical glass surface ब्रैकेट में म्यू इज इक्वल टू 1.5 एंड r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप। the distance of the light source the distance of the light source from glass surface the distance of the light source from glass surface is 100 centimeter, at what position the image is formed, at what position the image is formed, at what position the image is formed। आपसे पूछ रहा है इमेज कहां बनेगी। आपको दिया है कि एयर से लाइट जा रही है, कहां जा रही है, ग्लास के बने एक स्फेरिकल सरफेस में जा रही है। तो जहां से लाइट जाती है उसको क्या बोलते हैं, म्यू1। तो म्यू1 क्या है, एयर, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। जहां लाइट जा रही है यानी कि ग्लास, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5। आर आपको दिया है 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई है 100 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है इमेज कहां बनेगी, आपसे पूछ रहा है इमेज कहां बनेगी। बोला था सेकंड में 100 सेंटीमीटर, कितना, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, प्लस का या माइनस का? पॉजिटिव, अच्छा, पॉजिटिव का मतलब किस तरफ बनेगी, सरफेस के राइट साइड, ऑब्जेक्ट कहां रखी हुई है, लेफ्ट साइड। ठीक है, सही है। और किसी का आया? सर 90 सेंटीमीटर। Yes, sir. 100 centimeter. 100. कितना, 90 आ रहा है? हाँ सर, रीचेक कर। नहीं 90 नहीं, फिर से चेक करिए, कैलकुलेशन चेक करिए। आ गया सर 100। आ गया? यस सर। कोई ऐसा जिसका ना आया हो, कोई ऐसा जिसका ना आया हो? अनमोल, आंसर आया? सर ये सर कर रहे हैं थोड़ा टाइम। अभिषेक, आस्था, अमृता, सब सो रहे हैं?
फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लीजिएगा निगेटिव में तो आंसर आ जाएगा μ2 बटे v माइनस μ1 बटे u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटे r। क्यों इसको माइनस में ले रहे हैं? याद करिए, सरफेस ऐसे बनाया गया था, ऑब्जेक्ट रखी गई थी यहाँ। साइन कन्वेंशन ये कहता है, क्या कहता है साइन कन्वेंशन? कोई बताएगा? कौन सी डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे, कौन सी डिस्टेंस को नेगेटिव? सर जिस तरफ से लाइट आ रही होती है वो नेगेटिव होता है। जिस तरफ से लाइट आ रही होती है वो नेगेटिव होता है। नहीं सर, तो वो सरफेस जिस के तरफ लेफ्ट से साइड मतलब वाली रे के डिस्टेंस को नेगेटिव में और राइट साइड वाली को पॉजिटिव सर में। जिस तरफ रेडियस ऑफ उसका रेडियस होता है स्फेरिकल सरफेस का, उस तरफ पॉजिटिव लेते हैं और दूसरी तरफ ये वाला सब नेगेटिव। फालतू की बातें, ये सब फालतू कॉन्सेप्ट भूल जाइए। केवल एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, अगर आप लाइट के चलने की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, उसके अपोजिट चल रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे। जैसे लाइट चल रही है यहाँ से यहाँ और डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हैं यहाँ से यहाँ, तो डिस्टेंस क्या हो गई? नेगेटिव। इमेज बनी कहाँ? इस तरफ। लाइट कहाँ चल रही है? इस तरफ, तो ये कैसी हो गई? पॉजिटिव। केवल एक चीज याद रखिएगा, लेफ्ट राइट यहाँ रखते हैं वहां रखते हैं, लेफ्ट में जाते हैं माइनस हो जाता है, राइट में जाते हैं, ये सब भूल जाइए। केवल एक चीज, केवल आपको देखना है कि लाइट कहाँ चल रही है। जिस तरफ लाइट चलेगी वो डिस्टेंस पॉजिटिव और उसके रिवर्स वाली डिस्टेंस नेगेटिव। केवल एक ही साइन कन्वेंशन याद रखना है। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए अब हेडिंग दीजिए रिफ्रैक्शन बाय लेंस। रिफ्रैक्शन बाय लेंस। लेंस के बारे में कुछ जानता है कोई? क्योंकि इतना समय नहीं है कि बहुत बेसिक चीजें भी आपको पढ़ाई जाएं, मेन दिक्कत ये है। इसलिए थोड़ा बहुत जो बेसिक चीजें हैं कि लेंस हो गया, कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव होता है, पढ़ने जा रहे हैं हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक। चलिए देखिए, एक ले लेते हैं लेंस, कोई भी ले लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया एक कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से इमेज सबने बनाई होगी। कैसे बनाते हैं? इस पर बढ़िया 20 से ऐसे ये ड्रॉ करते हैं, फिर यहां से ले जाते हैं लाइट ऐसे, और फिर लाइट ऐसे कन्वर्ज कराते हैं। ऐसे ही करते हैं ना? यस सर। अब ये ना करिएगा, क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। होगा क्या? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ से कोई लाइट रे चली, अब रिफ्रैक्शन कौन कराएगा? ये वाला पहला वाला सरफेस, इसका नाम दे दीजिए फर्स्ट, इसका नाम दे दीजिए सेकंड। सही है? अब ये क्या करेगा? लाइट को करेगा बेंड, बेंड कर दिया इसने। अब दूसरा वाला सरफेस क्या कराएगा? रिफ्रैक्शन कराएगा। भाई दोनों स्फेरिकल सरफेस है ना, दोनों से क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। अब ये इसको क्या करेगा? और बेंड कर देगा। अगर ये दूसरा सरफेस ना होता, अगर ये केवल एक ही सरफेस होता, तो ये लाइट रे दोबारा बेंड ना होती और ये यहां पहुंच जाती। ठीक है? यानी कि वर्चुअल अगर इमेज की बात करें तो वो कहां बनती? यहां बनती। अगर ये सरफेस ना होता, ये सरफेस है इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं? वर्चुअल। अगर ना होता तो वर्चुअल इमेज यहां बनती, क्योंकि अब ये है तो एक्चुअल इमेज यहां बन रही है। अब एक चीज आपको बिल्कुल बैठा लेनी है दिमाग में, एक कॉन्सेप्ट, पहले की इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट, पहले की इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट, दूसरे की इमेज तीसरे का ऑब्जेक्ट, तीसरे की इमेज चौथे का ऑब्जेक्ट, चौथे की इमेज पांचवें का ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। चाहे लेंस की यस बात सर। हो, चाहे केवल स्फेरिकल सरफेस की बात हो, पहले के द्वारा बनाई गई इमेज दूसरे के लिए किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी। पहले की बनाई गई इमेज दूसरे के लिए किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इस सरफेस को ऐसा लगेगा, किस सरफेस को? इस दूसरे वाले सरफेस को, कि लाइट रे यहां से आ रही है पीछे से और हमने इसको क्या कर दिया? कन्वर्ज कर दिया। मतलब
मतलब इसको देखने में लगेगा कि लाइट रे कहाँ से आ रही है, ऐसे आ रही है, देखिए ऐसे। भाई यहाँ इसको क्या लगेगा कि सीधी डायरेक्शन से लाइट आ रही है। भाई नॉर्मली लाइट कहाँ चलती है, स्ट्रेट लाइन में। अब इस सरफेस को नहीं मालूम कि मेरे आगे भी एक सरफेस रखा है, इसको लगेगा लाइट रे यहाँ सीधे से आ रही है, तो इसने सीधे से आई लाइट को क्या कर दिया, मोड़ दिया, यहाँ बना दिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि पहले की इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट। इस चीज को आपको याद रखना है। और ये बीच में जो बढ़िया डिजाइन बनाते हैं, ये डिजाइन बनाना बंद कर दीजिए। रिफ्रैक्शन दोनों सरफेस से होता है, बीच में जाकर नहीं होता है। तो पहले की इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस आप मेजर करते हैं हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। अब ये ओ है तो इसका नाम अब ओ ना रखिए, ठीक है। चलिए, तो यहां से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस यू हो गई। जो एक्चुअल इमेज बन रही है उसकी डिस्टेंस वी ले लिया, और जो वर्चुअल बन रही है उसको वी डैश ले लिया। क्लियर है बात, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। जो No, पहला sir. सरफेस है उसका रेडियस r1 मान लीजिए, जो दूसरा सरफेस है उसका रेडियस r2 मान लीजिए। क्लियर है। Yes, sir. अब हमें दोनों सरफेस के लिए पिछला वाला फॉर्मूला लगाना है। हम लोग क्या जानते हैं, देखिए ये आपका मीडियम है, ये आपका क्या है, मीडियम, जिसमें आपका लेंस रखा हुआ है, इसको बोलते हैं म्यू मीडियम। म्यू फॉर ये मीडियम। ये क्या होगा, म्यू एल, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। इधर मीडियम है और इधर भी क्या है, मीडियम ही है। भाई एयर में जैसे लेंस रखा हुआ है, तो ये म्यू एम क्या हो गया, एयर, और लेंस जिस मटेरियल से बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटे आर। अब इसको लगाना है फॉर फर्स्ट सरफेस। किसके लिए, पहले वाले सरफेस के लिए। पहले वाले सरफेस के लिए μ2 क्या है, पहले वाले सरफेस के लिए μ2 क्या है, केवल इस सरफेस को देखिए, μ2 क्या है, लाइट कहाँ जा रही है, लेंस के अंदर। तो μ2 क्या हो गया, μl, μ1 कहां से जा रही है, कहां से आ रही है, इस मीडियम से, μm। क्लियर है। इसके लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, पहले वाले के लिए यही u। इसके लिए इमेज कहां बन रही है, पहले वाली की इमेज देखिए कहां बन रही है, यहां, कहां, आई डैश पर, v डैश पर, और r बराबर क्या है, r1। इन सबको उठाइए, एक मिनट रुकिएगा, हाँ ठीक है, चलिए इन सबको उठाइए और इस फॉर्मूले में रख दीजिए। तो किसके लिए हो जाएगा, फर्स्ट सरफेस के लिए, μ2 बाई वी यानी कि μl बाई वी डैश माइनस μ1 यानी कि μm बाई u इज इक्वल टू μ2 यानी कि μl माइनस μm बटे r1। ठीक, μl माइनस μm बटे r1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब यही काम करना है किसके लिए, सेकेंड सरफेस के लिए। सेकेंड सरफेस के लिए देखिए लाइट आ कहां से रही है, मतलब μ2 कहां को जा रही है। अब यहां से देखिए लाइट कहां जाएगी, बाहर की तरफ। तो μ2 हो गया μm, कहां से आ रही है, लेंस से आ रही है, क्या हो गया, μl। देखिए ये जो दूसरी वाली लाइट है ये कहां से आ रही है, μl से। इसके लिए u क्या है, दूसरे का ऑब्जेक्ट, पहले की इमेज, बताया था ना, पहले की जो इमेज है वो दूसरे का क्या है, ऑब्जेक्ट। तो दूसरे का ऑब्जेक्ट है क्या, आई डैश यानी कि वी डैश, और इसकी इमेज कहां बन रही है, फाइनल इमेज इस वी पर। और इसके लिए जो आर है वो कितना है, r2। चलिए लगाइए जरा इसको, तो देखिए क्या हो जाएगा, μ2 बाई वी, μ2 बाई वी यानी कि μm बाई वी माइनस μl बाई वी डैश इज इक्वल टू μm माइनस μl बटे r2, इक्वेशन 2। अब जरा 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, ऐड कर दे, चलिए देखिए 1 को लिख लीजिए पहले, लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में। तो μl डिवाइड बाई वी डैश माइनस μm डिवाइड बाई u प्लस μm बाई v और माइनस μl बाई वी डैश।
इधर आ जाइए, म्यू एम बाई, ठीक है हाँ सही लिखा है। चलिए इधर आ जाइए, देखिए म्यू एल माइनस म्यू एम बटे R1 प्लस म्यू एम माइनस म्यू एल बटे R2। कॉर्नर का दिख रहा है पूरा बोर्ड या नहीं दिख रहा? अब सही है? यस सर। देखिए म्यू एल बाई वी डैश और म्यू एल बाई वी डैश कैंसिल, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, पॉजिटिव को पहले लिख लीजिए। तो म्यू एम बाई वी माइनस म्यू एम बाई यू। यहां देखिएगा जरा ध्यान से देखिएगा, म्यू एल माइनस म्यू एम बटे R1, ये है म्यू एम माइनस म्यू एल। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो ये भी हो जाएगा म्यू एल माइनस म्यू एम बटे R2। अब देखिए ध्यान से, यहां से कॉमन लिया म्यू एम, तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। म्यू एम यहां से क्या लिया है? कॉमन लिया है। यहां से देखिए क्या कॉमन आएगा? म्यू एल माइनस म्यू एम आएगा और बचेगा क्या? 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। जो म्यू एम यहां से कॉमन लिया था उसको डिवाइड कर दीजिए तो यहां आ जाएगा। अब इसको दोनों में डिवाइड करिए तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू म्यू एल बटे म्यू एम माइनस ये कितना हो जाएगा 1, म्यू एम बटे म्यू एम कितना हो जाएगा 1, और ये आ गया 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट ये है। मोस्ट ऑफ द केस में क्या होगा? मोस्ट ऑफ द केस में जब आपसे वो कहेगा कि लेंस कहाँ रखा है? एयर में रखा है, तो लेंस एयर में रखा है तो म्यू एम क्या हो जाएगा 1। तो देखिए ये म्यू एम 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा? केवल म्यू माइनस 1, यानी कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसमें अगर हम ये मान लें, इसमें अगर हम एक एजम्पशन ले लें, वो एजम्पशन क्या लेना है? एजम्पशन ये लेना है, ध्यान से देखिएगा, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होती है, यानी कि यू अगर इनफाइनाइट पर होता है तो इमेज कहां बनती है? फोकस पर। फोकस पर। इन दोनों वैल्यू को वहां रखिए तो 1 बाई वी की जगह क्या रखना है? एफ माइनस करेंगे 1 बाई यू तो 1 बाई इंफिनिटी क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू म्यू एल डिवाइड बाई म्यू एम माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ये है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या निकालते हैं आप इससे? फोकल लेंथ। जितनी फोकल लेंथ का आपको क्या चाहिए? लेंस चाहिए, उस हिसाब से आप R1 और R2 की वैल्यू चूज कर लेंगे और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए अब दिक्कत क्या आती है कि म्यू एम जो है, जब लेंस बनाया जाता है तो आपको म्यू एम की भी वैल्यू चाहिए। नॉर्मली जो आप अपना चश्मा पहनते हैं वो कहाँ पहनते हैं? एयर में ही तो पहनते हैं। चश्मा लगाए लगाए पानी में तो डूब नहीं जाते हैं। तो जो लेंस बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं म्यू एम को 1 मानकर, क्योंकि वो जानता है चश्मे वाला कि आप चश्मा पहन के कहाँ रहेंगे? एयर में ही रहेंगे। दिक्कत तब आती है जब आपका चश्मा जाता है भीग। चश्मा भीग गया यानी कि जो म्यू एम है, मीडियम जो है वो अब क्या हो चुका है? आपका वाटर हो चुका है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से थोड़ा सा ज्यादा होता है। जब वो ज्यादा होगा तो फोकल लेंथ क्या कर देगा? चेंज कर देगा। तो सीधी सी बात है, जहां आपको दिखना चाहिए था वहां अब ना दिखकर आपको कहीं और दिखने लगेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब चश्मा भीग जाता है तो थोड़ा ब्लर दिखाई देने लगता है। होता है ऐसा? चश्मा वाला कोई है यहाँ? यस सर। पानी में अगर चश्मे को डुबो के तुरंत पहना जाए तो थोड़ा सा देखने में क्या आती है? समस्या आती है, ब्लर हो जाता है। ब्लर हो जाता है। वो इसीलिए हो जाता है क्योंकि जो फोकल लेंथ है वो शिफ्ट हो जाती है। चश्मा आपको जो डिजाइन किया गया है वो एक आपकी पर्टिकुलर फोकल लेंथ के लिए डिजाइन किया गया है। अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो वो फोकल लेंथ भी चेंज हो जाएगी, और फोकल लेंथ जैसे ही चेंज होगी तो आपको दिखना क्या हो जाएगा? ब्लर दिखना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या है मैटर? यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था
उसमें कहा था कि अगर लेंस को किसी ऐसे मीडियम में रख दें, सुनिए क्वेश्चन, अगर लेंस को किसी ऐसे मीडियम में रख दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो, यानी कि उसने कहा था क्वेश्चन में अगर म्यू एल बराबर म्यू एम हो जाए तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट। क्या कह रहे हो रवि? जीरो। इनफाइनाइट होगी। सर इनफाइनाइट हो जाएगी। जीरो कैसे हो जाएगी? जरा चेक करो फिर से। 1/f है, f नहीं है। ये सर इनफाइनाइट सर। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। ठीक है ना? ये इनफाइनाइट है सर। आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की मदद से बनाए जाते हैं लेंस, इसलिए इसका नाम है लेंस मेकर फॉर्मूला। क्लियर है? अब देखिए जरा, Yes, sir. एक आपने लेंस यस सर। फॉर्मूला भी सुना होगा। अगर मैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करूं तो देखिए दोनों का राइट हैंड साइड क्या है? इक्वल है। अगर किसी इक्वेशन का राइट हैंड साइड इक्वल होता है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, और यहां से आपको मिल जाएगा जब आप लेफ्ट हैंड साइड इक्वल कराएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, लेंस फॉर्मूला पढ़ा है? यस सर। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। हटाएं? यस सर। Yes, sir. अब ये तो हो गई एक लेंस की बात। अब अगर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज देखना हो, मतलब लेंस एक से ज्यादा हो, भैया ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के लिए मिनिमम अभी एक लेक्चर कम से कम और चाहिए। तो मैं प्रयास करता हूं, अगर लेक्चर कल तो छुट्टी ही है, परसों लगी है ज्योमेट्रिकल रे ऑप्टिक्स की क्लास, सॉरी वेव ऑप्टिक्स की क्लास। अगर मौका मिलता है, मतलब अगर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की एक क्लास आगे शिफ्ट हो जाती है, देखते हैं क्या हो सकता है, तो नेक्स्ट वाली सर क्लास कल में इससे क्लास ले संबंधित। सकते हैं। कल नहीं, क्लास अब वो तो नहीं हो गवर्नमेंट, सकती। वो तो सरकारी छुट्टी है ना, कल की तो सरकारी छुट्टी है ना। हम्म, हम्म। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, जैसे मान लीजिए दो लेंस इस तरह रखे हुए हैं, एक ये है एक ये है, दोनों बिल्कुल एक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रखे हैं। इसकी फोकल लेंथ है f1, इसकी फोकल लेंथ है f2। ठीक है? होता ये है, अब देखिए तरीका वही है। अगर आपको डेरिवेशन करना हो, यहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे, यहाँ से लाइट रे भेजेंगे, एक बार ये बनाएगा एक बार ये बनाएगा, जो ये बनाएगा इसकी इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और दुनिया का ड्रामा करने के बाद जब आप निकालेंगे तो आएगा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f मतलब कंबाइंड जो फोकल लेंथ होगी वो इस तरह आएगी। ठीक है? ये कब की बात है? जब दोनों लेंस आपके बिल्कुल जुड़े हुए रखे हों। इफ lenses are placed at separation d, अगर दोनों लेंस इस तरह रखे हो कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो? d के बराबर, तो ये जो 1/f आने वाला है ये हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। ठीक है? जब बीच की डिस्टेंस क्या हो? d हो, तो क्या हो जाएगा? इतना तो रहेगा ही रहेगा, माइनस d/f1 f2। क्लियर है? तो आपको याद हमेशा ये रखना है, अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, आपको ये याद रखना है हमेशा कि पहले की इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट, दूसरे की इमेज तीसरे का ऑब्जेक्ट।
तीसरे की इमेज, चौथे का ऑब्जेक्ट, इस तरह कितने भी लेंस दिए हों आप करते जा सकते हैं। क्लियर है? चलिए इसी पर एक बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। देखिए तीन लेंस हैं, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। तीनों की फोकल लेंथ आपको दी हुई है। क्या क्या दिया है? 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। पहले वाले दोनों लेंस 5 सेंटीमीटर की सेपरेशन पर रखे हुए हैं और बाद वाले दोनों लेंस 10 सेंटीमीटर की सेपरेशन पर रखे हुए हैं। पहले वाले लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है। आपसे कह रहा है, पूछ रहा है क्वेश्चन में, वेयर फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड। पूछ रहा है फाइनल इमेज कहां बनेगी। आज केमिस्ट्री की मैडम क्लास लेने आई थी, लेकिन वो जो है समय ही नहीं, समय भूल गई कि कितने बजे से क्लास है। तो वो आई थी 10 बजे क्लास लेने, छवि मैडम। गुड मॉर्निंग सर। कौन है भैया? अभी गुड मॉर्निंग हो रही है? भारत में ही रह रहे हो और तो कहीं नहीं हो? यहीं पे है सर, इंडिया में। इंडिया में हो? बहुत देर में तुम्हारे यहाँ मॉर्निंग हो रही है। सर 12 सेंटीमीटर।
12 सेंटीमीटर। और किसी का आया? मानसी? नहीं। नहीं कर रही हैं, कर भी नहीं रही? कर रहे। सर 15 सेंटीमीटर। 15 आ गया, 12 आ गया। और किसी का कुछ आया? सर 30 सेंटीमीटर। 30 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। और बताइए, और किसी का आया? थर्टी सेंटीमीटर आंसर सही है। चलिए, समय खराब करने से कोई मतलब नहीं। देखिए, 1 बाई, जब इस तरह की कंडीशन आए तो आपको सबको बारी बारी सॉल्व करना है। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए 1, इसका नाम 2 और इसका नाम 3। चलिए पहले सॉल्व करिए 1 को। 1 के लिए देखिए u कितना है, माइनस का 30, फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। देखते हैं इसकी इमेज कहाँ बन रही है। ठीक है, तो लेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v इज इक्वल टू 1/u 1/f प्लस 1/u 1/10। और u माइनस का है, कितना है माइनस का 30। एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा 30, 3 माइनस 1 कितना आया 2/30, यानी कि एफ वी इज इक्वल टू 30/2, यानी कि v इज इक्वल टू प्लस 15 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिएगा कितना आया प्लस 15, यानी कि इस लेंस से 15 सेंटीमीटर इस तरफ। ध्यान समझिएगा, इस लेंस से 15 सेंटीमीटर इस तरफ। तो देखिए 5 सेंटीमीटर तो ये नाप गए और बचा कितना 10 सेंटीमीटर, यानी कि इस वाले लेंस से 10 सेंटीमीटर इस तरफ बनी क्या, इस वाले की इमेज। अब इसकी इमेज जो है वो इसके लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो u कितना हो गया अब आपका 10, f कितना है माइनस का 10। इसकी जरा इमेज निकालिए कितनी आ रही है। ठीक है, तो देखिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। तो 1/v इज इक्वल टू 1 कितना है माइनस का 10 और ये प्लस 1/10। कैंसिल कैंसिल, 1/v इज इक्वल टू 0, तो v इज इक्वल टू इनफाइनाइट। यानी कि इसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट। इसकी जो इमेज है वो लास्ट वाले लेंस का क्या होगी, ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है, इनफाइनाइट। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होती है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पर। तो इमेज कहाँ बनेगी, इसके फोकस पर। आंसर कितना आएगा 30। मेन कॉन्सेप्ट क्या था यहाँ पर, इसकी इमेज बन रही थी 15 पर। तो आपको जो डिस्टेंस देखनी होती है वो लेंथ से देखनी होती है।
तो ये 5 सेंटीमीटर का तो गैप बेकार चला गया, इससे कहां गए 10 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? यस सर। जिनका गलत आया था वो जरा कैलकुलेशन वगैरह ध्यान देंगे। यही वाले पोर्शन में गलती हुई होगी, ये यू को 10 मानने की जगह आपने 15 ले लिया होगा शायद। सही था? सर डायरेक्ट वो फोकल लेंथ वाला संयोजन वाला लगा दिए थे, डायरेक्ट फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कहाँ निकाल रहे थे? तीनों की फोकल लेंथ, दोनों की। चलिए अब देखना है, हम लोग को पढ़ना है थोड़ा बहुत प्रिज्म के बारे में। चलिए तो प्रिज्म के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। प्रिज्म की दो फिनोमेना होती हैं, एक रिफ्रैक्शन और एक डिस्पर्जन। तो देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होगा? तो देखिए ये आपका कोई क्या है, प्रिज्म है, दिख रहा है इस तरफ किनारे, दिख रहा है, ठीक। यस सर। चलिए प्रिज्म के बारे में सब लोग जानते होंगे, जो ये वाला एंगल होता है इसको बोलते हैं प्रिज्म एंगल। ये दोनों सरफेस जो होते हैं जिनसे मिलकर प्रिज्म एंगल बना होता है वो होते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, यानी कि इन दोनों सरफेस से क्या होता है, रिफ्रैक्शन। अब मान लीजिए यहां से कोई लाइट रे आई, ये सरफेस पर क्या है, नॉर्मल। लाइट रे कहां जाएगी, बेंड होगी। देखिए कहां से कहां जा रही है, एयर से ग्लास, यानी कि रेयर से डेंसर, तो क्या होगी, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल की तरफ हल्की सी क्या हो गई, बेंड हो गई। जाना था इधर, बेंड हो गई इधर। फिर यहाँ कहां से जा रही है, देखिए इस सरफेस पर अगर आप नॉर्मल बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। अब लाइट को कहां से कहां जाना है, डेंसर से रेयर, तो इधर जा रही थी, ये नॉर्मल है तो कहां चली जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे। इस एंगल को माना R1, इस एंगल को माना R2, और इसको कहा एंगल ऑफ इमरजेंस E। ठीक है, इसको कहा एंगल ऑफ इमरजेंस E। क्लियर है बात? अब देखिए हमको देखना है एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन का मतलब कि लाइट कितना डेविएट हो रही है। तो अगर ये प्रिज्म ना होता, अगर ये प्रिज्म ना होता तो ये लाइट रे ऐसे देखिए ऐसे जा रही थी और ऐसे ही सीधे चली जाती। इस रे को, इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाइए और इमरजेंट रे को पीछे बढ़ाइए, तो ये जो एंगल बना ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। जरा ध्यान समझिएगा, ये लाइट रे ऐसे जा रही थी, आपने बीच में लगा दिया प्रिज्म, तो ये लाइट रे ऐसे मुड़ गई, लाइट रे ऐसे मुड़ गई, ये जा रही थी ऐसे, ऐसे मुड़ गई। तो ये जो एंगल है यही तो है एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बता रहा है, लाइट कितना डेविएट हुई, जाना था ऐसे, मुड़ गई ऐसे। किसकी वजह से, प्रिज्म की वजह से। देखिए जा रही थी सीधे, अब मुड़ गई ऐसे। तो ये जो एंगल है ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है? यस सर। यस सर। कुछ नामकरण कर दीजिए इसका। इस पॉइंट का नाम Q दे दीजिए, इस पॉइंट का नाम L, और इस पॉइंट का नाम R। हमें निकालना है, क्या क्या निकालना है हमें, हमें सबसे पहले निकालना है एंगल ऑफ प्रिज्म, फिर हमें निकालना है एंगल ऑफ डेविएशन, और फिर हम लोग निकालेंगे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, और फिर हम लोग निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने एक पढ़ा होगा हाई स्कूल में फॉर्मूला, या 12th जो लोग पढ़ चुके हैं उन्होंने पढ़ा होगा प्रिज्म फॉर्मूला। तो चलिए देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। कहां से करनी है स्टार्टिंग उसको देखते हैं। ये बताइए जरा, मुझे ध्यान से देखकर बताइएगा, ये आई है, ठीक है, यस सर। ये आई है, और ये पूरा सामने वाला कितना होगा, देखिए ये पूरा सामने वाला आई होगा। आर। यस सर। ये देखिए ये आई है तो ये पूरा कितना होगा, आई। इस आई में से ये R1 यस चला सर। गया तो जो ये छोटा वाला एंगल है, ये छोटा वाला एंगल कितना होगा, I माइनस R1 होगा। ये
यस देख लीजिए ये कैसे एंगल है, हिंदी वाले बोले तो शीर्षाभिमुख और इंग्लिश वाले बोले तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। पूरा ये आई है तो ये पूरा आई होगा। अब इस आई में से R1 ये ले गया तो ये बचा I माइनस R1। इसी तरह ये पूरा जो है ये कितना होगा, E होगा। E में से R2 ये चला गया तो ये कितना बचा, E माइनस R2। अब इसका अगर मैं नाम दे दूं, क्या नाम दे दूं इसका, इसका नाम अगर मैं दे दूं O, तो देखिए ट्रायंगल OQR में, OQR में जो डेल्टा है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल, और ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल जो है वो इंटीरियर एंगल के सम के क्या होता है, बराबर होता है। तो I प्लस E, और यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो R1 प्लस R2। ये किसकी वैल्यू आई, डेल्टा की। इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस ठीक है। अब देखिए जरा, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, अगर मैं इसकी बात करूं किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल QLR, QLR, तो मैं लिख सकता हूं कि R1 प्लस R2 प्लस L इज इक्वल टू 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। यस सर। और अगर मैं इस रेक्टेंगल की बात करूं किसकी, AQLR, देखिए जो इस तरह का बना है, देखिए AQLR, तो मैं इसमें लिख सकता हूं कि एंगल A प्लस एंगल L इज इक्वल टू 90। पूरा कितना होगा, सॉरी 90 नहीं, 180। चारों कितने होंगे, 360। तो आमने सामने वाले कितने हैं, 180 है कि नहीं। यस सर। यस सर। 2 और 3 को क्या कर दीजिए, कंपेयर कर लीजिए। तो देखिए क्या जाएगा, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि R1 प्लस R2 प्लस L इज इक्वल टू A प्लस L। L से L कैंसिल और A बराबर क्या आया, R1 प्लस R2। ये आ गया आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, इक्वेशन 4। इस A की वैल्यू उठा कर रखिए इस वाले में, तो यहां से डेल्टा का फॉर्मूला आएगा I प्लस E माइनस A। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आ गया। ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन यहां तक आ गया। अब देखिए होता क्या है, हम ये चाहते हैं कि जो हमें मिले वो मिले मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन। देखिए समय की थोड़ा कमी है इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते हैं। मिनिमम डेविएशन यानी कि जो ये लाइट का डेविएशन हो रहा है ये मिनिमम हो, यानी कि डेल्टा एम। तो डेल्टा एम के लिए जो नेसेसरी कंडीशन होती है वो ये होती है कि आई बराबर ई के हो जाए और R1 बराबर R2 के हो जाए। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, इनका रीजन भी डिटेल में है लेकिन अब उतना समय नहीं है, तो ये दोनों कंडीशंस होती हैं जब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन लाना हो। तो देखिए अगर मैं यहां से एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालना चाहूं तो ई की जगह क्या रख दूंगा, आई रख दूंगा। तो आई प्लस आई माइनस ए, तो डेल्टा एम बराबर 2I माइनस ए। तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया, या यहां से एक फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 इज इक्वल टू आई। देखिए एक उधर लेगा, डेल्टा एम प्लस ए 2 से डिवाइड किया, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू आई। एक इक्वेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन नंबर 6। सही है। ये जो R1 बराबर R2 आया है इसको मैं मान लेता हूं कि ये R है। ठीक है, तो जरा यहां से देखिए A इज इक्वल टू क्या है, R1 प्लस R2। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R प्लस R। तो A इज इक्वल टू 2R। तो यहां से R की वैल्यू आने वाली है A बाई 2। I मिल गया, R मिल गया। अब बारी है क्या निकालने की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म निकालने की। तो मान लेते हैं कि ये क्या है, मीडियम ये वाला जो है एयर है, 1 हो गया, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म म्यू पी, हमें यही निकालना है। जरा इस पॉइंट Q पर ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट Q पर स्नेल्स लॉ लगाइए, जगह जगह जगह, चलिए यहीं लिखते हैं। तो स्नेल्स लॉ एट Q, कल पढ़ाया था स्नेल्स लॉ, बताइए जरा क्या होता है। सर n बराबर साइन आई बटे साइन है। कल नहीं थे क्लास में,
सर μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r, जिस तरफ आई वाला जो जिस तरफ एंगल का, होगा हाँ, जिस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी तरफ का एंगल। तो देखिए म्यू वन कितना है 1 साइन आई, म्यू टू कितना है म्यू टी, और यहाँ क्या है था तो R1, लेकिन R1 को आप क्या मान चुके हैं R। अब अगर एंगल बहुत छोटे हो, खैर एंगल अभी ना छोटे करिए, बाद में करिएगा। तो देखिए म्यू पी क्या आ गया यहाँ से साइन आई बटे साइन आर आ गया। अब जरा आई और आर की वैल्यू रख दीजिए, तो देखिए वही फॉर्मूला मिल जाएगा जो आपको याद था। तो म्यू पी इज इक्वल टू साइन आई कितना है भैया डेल्टा एम प्लस ए बाई टू डिवाइड बाई साइन आर यानी कि साइन ए बाई टू। ये फॉर्मूला सबने देखा होगा, देखा है? यस सर। यस सर। बस देखिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक टर्म और आ रहा है। वो टर्म कौन सा है? जिस मीडियम में ये प्रिज्म रखा हुआ है हमने उसको क्या माना है एयर माना है, इसलिए वो टर्म गायब है। लेकिन आपको इस चीज को ध्यान देना है, यहाँ एक मल्टीप्लाई किससे होगा म्यू एम से, यानी कि जिस मीडियम में प्रिज्म रखा है। अगर क्वेश्चन घुमा देता है तो आपको ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी। क्लियर है? यस। अब इसी फॉर्मूले को हम लोग बनाते हैं किसके लिए? फॉर थिन प्रिज्म। प्रिज्म अगर बहुत पतला हो यानी कि जो ए है उसका वो क्या हो स्मॉल हो। देखिए जब एंगल स्मॉल होगा तो आप जानते हैं स्मॉल, देखिए डेल्टा एम तो पहले से स्मॉल है, ए भी आपने स्मॉल मान लिया, 2 से डिवाइड कर दिया और स्मॉल, ये नीचे वाला भी स्मॉल। तो जब थीटा छोटा होता है तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाता है थीटा के। तो देखिए म्यू पी क्या हो जाएगा डेल्टा एम प्लस ए बाई टू डिवाइड बाई ए बाई टू, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचा देखिए इस म्यू पी ए को इधर भेजिए, तो म्यू पी ए इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए, इसको इधर भेजिए ए को, देखिए आया डेल्टा एम बराबर म्यू पी माइनस 1 इंटू ए। ये है एंगल ऑफ डिविएशन फॉर थिन प्रिज्म, फॉर थिन प्रिज्म। क्लियर है? यस सर। ठीक है, देखिए कोई क्वेश्चन देखता हूं अगर इसका हो कहीं। चलिए देखिए क्वेश्चन करके देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। मेन चीज क्या है यहाँ पर डेल्टा निकालना, कभी कभी पूछेगा ई निकालना। तो ये जो ब्रैकेट में फॉर्मूले बने हैं ये फॉर्मूले आपको ध्यान देने हैं। चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए कि ये कोई प्रिज्म दिया हो, आपसे कह दे कि ये जो प्रिज्म है ये इक्विलैटरल प्रिज्म है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3। कह रहा है 60 डिग्री पर, यानी कि आई कितना दिया है 60, एक लाइट रे इंसिडेंट होती है। तो फाइंड ई एंड डेल्टा, ई और डेल्टा बताइए। चलिए करिए, ई और डेल्टा बताना है। मान लीजिएगा कि जो प्रिज्म रखा है वो कहाँ रखा है एयर में रखा है, ये आप मान सकते हैं।
सर 60 डिग्री। क्या आ रहा है 60 डिग्री? सर ई भी और डेल्टा भी। ई भी और डेल्टा भी सही आ रहा है। 60 दोनों आ रहे। ठीक है, और कोई निकाले? ये सर 60। और बाकी लोग? अनमोल? सर E60 आया, डेवर आंसर जी 120 माइनस अंडर रूट 3 यार। क्या डेल्टा? यस सर। कैसे निकाले हो भैया, जरा थोड़ा ध्यान दो। सर एक बार बता दीजिए थोड़ा सा। बता दें? यस सर। ठीक है, बता देते हैं। चलो देखो, यहाँ पर डायग्राम बनता था ऐसे, फिर ये जाता था ऐसे, ये मिलता था ऐसे, ये होता था R1, ये होता था R2 और ये होता था E। सही है। चलो यहाँ पर पहले लगाओ स्नेल्स लॉ। इसको मानो फर्स्ट, इस सरफेस को मानो सेकंड। तो फर्स्ट पर स्नेल्स लॉ क्या कहता है? μ1 साइन 60 इज इक्वल टू μ2 यानी कि म्यू प्रिज्म साइन R1। μ1 है 1, साइन 60 कितना होता है भैया जरा बताइए? अंडर रूट 3/2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंडर रूट 3 दिया है, और ये साइन R1, इससे ये कट गया। साइन R1 बराबर आया 1/2। साइन की किस वैल्यू के लिए 1/2 मान आता है? 30 के लिए। तो R1 बराबर 30। अब आप जानते हैं कि A बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2। इक्विलैटरल प्रिज्म बोला है, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एंगल कितना होता है? 60। तो A भी कितना होगा? 60। R1 निकाला है आपने 30, तो 30 इधर आ गया, इधर क्या बचा? R2। तो R2 बराबर क्या आ गया? 30, यानी कि ये एंगल मिल गया। अब इस तरफ लगाइए 2 पर स्नेल्स लॉ, तो क्या हो जाएगा देखिए? म्यू पी साइन R2, जहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहीं का एंगल म्यू1 यानी कि म्यू एयर और साइन ई। क्लियर है? तो म्यू पी कितना है? अंडर रूट 3 साइन R2। साइन R2 निकाल चुके हैं, कितना है? साइन 30। म्यू1 1 और ये साइन ई अंडर रूट 3 और ये 1/2। साइन 30 कितना? 1/2 साइन ई अंडर रूट 3/2 होती है वैल्यू किसके लिए? 60 के लिए। तो ई कितना आ गया? 60। और डेल्टा बराबर आप जानते हैं क्या होता है? आई प्लस ई माइनस ए। आई कितना है? 60। ई कितना है? 60। ए कितना है? 60। एक 60 एक 60 खत्म, आंसर कितना आया? 60। सही है? यस सर। ये क्या था आपका? रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। अब आपको पढ़ना है डिस्पर्जन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म दो फिनोमेना करता है, एक रिफ्रैक्शन और एक डिस्पर्जन। कोई बताएगा डिस्पर्जन क्या होता है? सर स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। बताइए बताइए, तब तक पानी पी ले जरा। Sir, the splitting of white light into its consequent colors by passing through a prism or a medium. बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल सही है। मालूम है ये बात सबको जो इन्होंने बताई अभी? जब व्हाइट यस लाइट सर। प्रिज्म से पास करती है तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है। क्या कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट कलर होते हैं व्हाइट लाइट के? 7 बिग क्यू बिग जो वायलेट
वॉयलेट, वॉयलेट, इंडिगो, इंडिगो, ब्लू, ब्लू, ग्रीन, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। येलो, ऑरेंज, रेड। चलिए, तो जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, कोई प्रिज्म, ये यहां से गई आपकी व्हाइट लाइट। अब ये क्या होगी, ब्रेक होगी। सबसे नीचे VIBGYOR। इसका मतलब समझिएगा, अगर मैं एंगल ऑफ डेविएशन की बात करूं और तो मैं इस रे को क्या कर दूंगा, आगे बढ़ा दूंगा। लाल वाली को जरा पीछे बढ़ाइए तो डेल्टा आर के लिए, लेकिन अगर आप वी वाली को पीछे बढ़ाएंगे तो ये जो पूरा डेल्टा बड़ा वाला निकल कर आएगा, ये किसके लिए है, डेल्टा वी के लिए। यानी कि जब ये देखा गया कि जब प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास होती है तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक हो जाती है। जो वॉयलेट लाइट है उसका डेविएशन सबसे ज्यादा होता है, जो रेड लाइट है उसका डेविएशन सबसे क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ऐसा होता क्यों है? सर वेव लेंथ अलग होती है। हर मीडियम की, हर लाइट की वेवलेंथ अलग अलग। जब हर लाइट की वेवलेंथ अलग अलग तो उसकी स्पीड भी अलग अलग। v बराबर क्या होता है, f इंटू लैम्डा, जिसका लैम्डा क्या होगा, ज्यादा। जिसका लैम्डा ज्यादा उसकी स्पीड भी ज्यादा, जिसका लैम्डा कम उसकी स्पीड भी कम। और डिफरेंट डिफरेंट स्पीड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट। आपने सुना था म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, आपको बताया गया था। तो हर लाइट के लिए जो प्रिज्म है वो अलग अलग बिहेव करता है। अब देखिए, इसका अगर आप थोड़ा सा कैजुअल एग्जांपल देखें, जैसे अगर आपने देखा होगा कभी, आप किसी कांच पर एक पत्थर मारिए, पूरा कांच क्या होगा, चटक जाएगा या फट वो टूट जाएगा। देखा है? अगर यस सर। आप, जैसे आपने पिक्चर में यस सर। देखा होगा, जब किसी कांच पर कोई गोली लगती है, बुलेट लगती है, तो केवल एक छेद होता है उसमें कांच में और गोली जो है उस पार चली जाती है। लेकिन अगर आप पत्थर मारेंगे तो पूरा कांच टूट जाएगा। कारण ये है कि गोली की स्पीड क्या होती है, बहुत ज्यादा। जितनी ज्यादा स्पीड होगी तो जो मीडियम है, वहां क्या है, मीडियम कांच का ग्लास, यहाँ क्या है, कांच का प्रिज्म, वो मीडियम उतना ही कम डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। स्पीड जितनी कम होगी, मीडियम उतना ही ज्यादा आपको डिस्टर्ब करेगा। क्योंकि वॉयलेट की स्पीड क्या होती है, कम होती है, इसलिए वॉयलेट ज्यादा बेंड हो जाता है, क्योंकि वो मीडियम में ज्यादा देर तक रुकता है, उसका रिफ्रैक्शन कायदे से होता है। और जो रेड वाला है वो इतनी स्पीड में निकलता है कि प्रिज्म उसको ज्यादा बेंड या उसको ज्यादा रिफ्रैक्ट नहीं कर पाता। तो अगर कोई पूछे कि इसका रीजन क्या है डिस्पर्जन का, तो आप बताएंगे डिफरेंट डिफरेंट लाइट की वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट, जिसकी वजह से उनकी स्पीड डिफरेंट डिफरेंट, जिसकी वजह से उनके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट डिफरेंट। अब जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, जिसके लिए वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप जानते हैं म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। तो एक टर्म आता है एंगुलर डिस्पर्जन। कौन सा टर्म आता है, एक एंगुलर डिस्पर्जन। क्या होता है ये, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। मतलब
दोनों जो बाउंड्री वाले कलर्स हैं, सबसे नीचे क्या है, वॉयलेट, और सबसे ऊपर क्या है, रेड। मतलब एक का डेविएशन सबसे ज्यादा और एक का डेविएशन सबसे कम। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्पर्जन। क्लियर है? यस सर। अगर हम लोग डेल्टा का फॉर्मूला लगाएं, जो भी अभी हम लोगों ने डेल्टा का एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता था, म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए आ जाएगा। तो एंगुलर डिस्पर्जन का एक फॉर्मूला ये भी है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए ये माइनस का ए है, ये माइनस माइनस प्लस ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से एक ए फिर से कॉमन चला जाएगा। क्लियर है? अब देखिए एक होती है आपकी यस सर। डिस्पर्सिव पावर, एक होती है आपकी डिस्पर्सिव पावर। कोई बताएगा डिस्पर्सिव पावर क्या होती है? डिस्पर्सिव पावर को हम लोग दिखाते हैं कितना किससे? हाँ हाँ, कितना ज्यादा वो डिस्पर्स कर रहा है वो तो ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है वो इसका, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्पर्जन और मीन एंगल ऑफ डेविएशन। मीन एंगल ऑफ डेविएशन मतलब इनमें से जो बीच में हो, तो इनमें से बीच में ऐसे नहीं देखना कि ये 3 यहाँ छोड़ दिए 3 यहाँ छोड़ दिए तो जी वाले को ले लें, ऐसा नहीं है। जो मीन एंगल ऑफ डेविएशन देखते हैं वो वेवलेंथ की रेंज के हिसाब से देखते हैं। जैसे V से अगर आप R चलेंगे मतलब 4000 से कहाँ तक, 7000 तक, तो जो बीचों बीच पड़ेगा वो Y पड़ता है, येलो। तो एंगुलर डिस्पर्जन और एंगल ऑफ डेविएशन किसका लेना है, Y का। किसका लेना है, Y का। इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, डिस्पर्सिव पावर। तो यहां से अगर आप वैल्यू रख दें फॉर्मूले में, तो देखिए अभी अभी आपने निकाला है क्या, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, और डेल्टा वाई क्या होगा, म्यू वाई माइनस का 1 इंटू ए। देखिए म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ओमेगा का यहाँ से फॉर्मूला आएगा म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइड बाई म्यू वाई माइनस 1। ये क्या है आपका एंगुलर डिस्पर्जन। क्लियर है? अब यहां से देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, वो ये पता चल रही है कि देखिए ध्यान से देखिएगा, कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हमारा प्रिज्म थोड़ा ज्यादा चौड़ा हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा, तो ज्यादा डिस्पर्ज करेगा क्योंकि लाइट को ज्यादा टाइम मिलेगा यहाँ से ट्रेवल करने के लिए। लेकिन आप ध्यान से देखिए यहाँ जो डिस्पर्सिव पावर है वो किस पर डिपेंड कर रही है, केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस पर। यानी कि आपकी जो डिस्पर्सिव पावर है वो केवल और केवल प्रिज्म के मटेरियल पर डिपेंड करती है, ना कि प्रिज्म एंगल और दुनिया की चीजों पर। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, किस पर डिपेंड करती है, केवल मटेरियल ऑफ प्रिज्म पर। ठीक है? डिस्पर्सिव किस मटेरियल का प्रिज्म है, इसीलिए प्रिज्म, कुछ प्रिज्म सस्ते आते हैं, कुछ प्रिज्म महंगे आते हैं। प्रिज्म देखा है किसी ने? यस सर। यस सर। प्रिज्म 500 का भी आता, प्रिज्म 500 का भी आता है और प्रिज्म 25,000 का भी आता है। जो आप लोग को स्कूलों में दिखाए जाते हैं वो 1000-2000 वाले प्रिज्म होते हैं। वो तो कायदे से 7 लाइट भी नहीं बना पाते हैं, 2-3 लाइट बस क्या करता है, डिस्पर्स करता है, बाकी नहीं दिखाई देती है, अगर किसी ने देखा होगा। बायो वालों का तो बीएससी में केवल बायो ही बायो रहती है, तो फिजिक्स का कोई एक्सपेरिमेंट यस होगा नहीं। सर उसमें जो अगर कोई होता है फिजिक्स, उसमें बहुत डिफरेंस नहीं कर पाते कौन सा लाइट किधर, बहुत ब्लरी सा स्प्लिशन होता है लाइट का। तो वही चीज है ना कि वो डिपेंड करता है कि प्रिज्म की क्वालिटी कैसी है, प्रिज्म का मटेरियल कैसा है। जितना अच्छा मटेरियल होगा उतना अच्छा डिस्पर्जन होगा। ज्यादातर केसेस में केवल 3 लाइट दिखाई देती हैं, एक दिखाई देती है येलो, एक दिखाई देती है ग्रीन और एक दिखाई देती है रेड। क्लियर है? यस यस सर। देखिए अब इस चैप्टर में जो आपका बेसिकली बचा है वो बचा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है? और बचा है केवल आपका माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप। एक लेक्चर कम से कम और चाहिए, शेड्यूल के हिसाब से तो लेक्चर नहीं है,
लेकिन अब कहीं ना कहीं से व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। तो देखते हैं, कुछ शेड्यूल के साथ छेड़खानी करके कहीं ना कहीं से अगर कुछ व्यवस्था बनती है तो एक क्लास कहीं से और अरेंज करनी पड़ेगी, तब जाके ये कंप्लीट होगा। सर कल केमिस्ट्री क्लास स्कैटरिंग ऑफ, लगेगी? कल छुट्टी है, बकरीद है कल। मतलब परसों, उसके बाद परसों के दिन क्लास लगेगी अगर मैडम 8 बजे आ जाती हैं। छवि मैडम की क्लास है, वो कह रही थी कि हम 10 बजे आएंगे। 10 बजे आएंगी तो कैसे काम चलेगा? 10 बजे तो फिजिक्स की क्लास चलती है। सर आज भी तो उन्हीं की अगर वो, क्लास थी सर। हाँ तो वो आज 10 बजे आई थी। तो फिर किसको किसी पढ़ाई हैं, बच्चे आई को, हैं तो? किसी को नहीं पढ़ाई है, वापस चली गई है। अब या तो ये हो सकता है कि आधे बोर्ड में पार्टीशन कर दें, आधे बोर्ड में फिजिक्स चलाएं और आधे बोर्ड में केमिस्ट्री चलाएं। सर वो तो पढ़ा लेंगी, पर हम कहाँ से दो जगह कंसंट्रेट कर पाएंगे। अब जिसका जिसमें इंटरेस्ट हो वो उसमें कंसंट्रेट करे। जिसको फिजिक्स में हो वो फिजिक्स वाले आधे बोर्ड में करे, जिसको केमिस्ट्री में हो वो केमिस्ट्री वाले में करे। सर इससे सर तो कहीं अच्छा पे है भी नहीं हो फिजिक्स पाएगा मास्टर ना। नहीं मिलते। यार कुछ चीजें जो है ये सब मैनेजमेंट का हिस्सा है, क्योंकि अभी तक तो क्लासें माया मैडम की थी, वो तो आ ही नहीं रही है।